फिरोज शाह तुगलक। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक। तो चलिए हम देखते हैं कि ये थे कौन। बहुतों को लगता होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के बेटे होंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कौन थे? उनके कजिन भाई थे। ये गियासुद्दीन तुगलक के भाई के बेटे थे, मतलब कि उनके गियासुद्दीन तुगलक के भतीजे थे और मोहम्मद बिन तुगलक के कजन भाई थे। आगे बात समझ में, इनका रिलेशन उनके साथ क्या था? जब उनकी डेथ हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की, तो ये गद्दी को संभालते हैं। आपने देखा होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में गद्दी का क्या हाल हो चुका था, मतलब कि बेचारा कुछ भी कर रहा था तो अनसक्सेसफुल हो जाता है। बेचारा क्या, बिना सोचे समझे कुछ भी करोगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो सही नहीं होता है। ठीक, सो के जाओगे एंट्रेंस देने तो इधर उधर कुछ भी तुम टिक करके आ जाओगे या पंखे की आड़ में सो जाओगे। ठीक, तो ये क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक का क्या आपने देखा कि क्या था इनका, कि क्या थे उनके रिलेशन, क्या थे? गियासुद्दीन तुगलक के भाई के बेटे थे और मोहम्मद बिन तुगलक के कजिन हो गए। ठीक, और ये कब गद्दी पे बैठते हैं? 1351 में, क्योंकि 1351 में कौन मर जाता है? ठट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक वो मर जाता है, तो गद्दी को ये संभालते हैं उनके कजन भाई। ये याद रखिएगा, भाई थे, बेटे नहीं थे। ठीक, बहुत ज्यादा गलती होती है। ओके, देन नेक्स्ट पीपीटी पे आते हैं। ही विड्रॉ ऑल तकवई। अब क्या था कि बहुत इनस्टेबल हो चुका था कौन? ये तुगलक डायनेस्टी। बहुत बुरा हाल था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जो डायनेस्टी ये थी, बहुत सारे इसमें से भागी निकल रहे थे। जितने भी गवर्नर थे सब क्या थे कि भागी निकल रहे थे, रेवल हुए जा रहे थे। बहुत बुरा वक्त था तुगलक डायनेस्टी के लिए। जब फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठते तो बहुत बुरा निज़ाम था। अब इन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन चेंजिंग किए इन्होंने, तब जाके ये गद्दी थोड़ी सी संभली और चलती रही। और बाद में ये क्या होती है, दिल्ली सल्तनत की सबसे ज़्यादा रूलिंग करने वाली एक डायनेस्टी बन जाती है। ठीक, तो हम भी देखते हैं कि ही विड्रॉ ऑल तकवई। तकवई क्या होता है? लोन होती है जो फार्मर को देते हैं। क्या है कि अभी जैसे एग्जांपल लेके हम समझते हैं, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंट्रल में, ये क्या करते हैं कि फार्मर को लोन देते हैं। आगे बात समझ में। देन क्या होता है कि लोकसभा का इलेक्शन आएगा तो कांग्रेस क्या करेगी, अनाउंसमेंट करती है, अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं जितने भी किसानों को लोन है सबको माफ कर दूंगा। तो इस टाइप का इन्होंने एक स्टेप लिया। जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जितने भी लोन दिए थे सब किसानों से इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, अब तुम्हें नहीं चुकाना होगा, हमने इस चीज को माफ किया। क्योंकि लोगों के बीच में अपनी जो तुगलक डायनेस्टी थी उसकी जो सिंपैथी थी ये गेन करना चाहते थे। अच्छी बात है, ऐसा करना भी चाहिए, हमेशा लोगों से लेना नहीं चाहिए, लोगों को देना भी चाहिए। आगे बात समझ में, तकवई मतलब समझ में आ गया कि एग्रीकल्चर लोन था जो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था किसको, किसानों को, उसको इन्होंने माफ कर दिया। ही रेज द सैलरी ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर मतलब आप सिंपल बोल सकते हैं आजकल इनकम टैक्स ऑफिसर। अब क्या था कि ये लोग जो था रेवेन्यू कलेक्ट करते थे लोगों से। अब ये बेईमानी ना करें, इनको उतना सैलरी दे दिया जाए तो इनको बेईमानी करने पे मजबूरी ना आ जाए। ठीक, जो अभी भी बहुत सारे ऑफिसर होते हैं जो करप्टेड होते हैं, फिर उनसे बातें की जाती है तो बोलते हैं कि जो हमारा सैलरी है इससे हमारा फैमिली नहीं चल पाता, तो हमें साइड से सोर्सेस बनाने पड़ते हैं। तो ऐसा भी इनके साथ ना हो, रेवेन्यू ऑफिसर इनके साथ दगाबाजी ना करे, इसलिए इन्होंने उसकी सैलरी बढ़ा दी। ये बहुत अच्छा तकनीक है। जो लोग काम करते हैं उनको प्रॉपर सैलरी दोगे तो वो गलत करेंगे ही नहीं, मतलब जो ईमानदार सोच रखते हैं। बट उनकी फैमिली उससे नहीं चल पाती है तो फिर उनको कोई ना कोई कदम उठाना पड़ सकता है मजबूरी में। आगे बात समझ में। ही ब्रॉट टू एंड टू ऑल अनलॉफुल एंड अनजस्ट टैक्सेस। बहुत सारे टैक्सेस जो उन्होंने लगवाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, उसको इन्होंने क्या किया, हटा दिया। मतलब जो भी अनजस्ट थे, जो भी अनलॉफुल थे टैक्सेस, सबको बोला कि ये सब सारे कैंसिल करो, मेरे टेन्योर में ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपनी सल्तनत अपने तरीके से चलाऊंगा, बहुत सारी चेंजिंग करूंगा। जो भी रेवल बन रहे हैं उन सबको देखना होगा कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन उनसे बहुत अलग है, आप हमारे साथ रहो। बहुत अच्छी पॉलिसी है, ऐसा करना पड़ता है। जब क्या होता है कि आपकी सरकार थोड़ी सी हिल सी जाती है, इनस्टेबल हो जाती है, तो हमें कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ता है। ही लिव जजिया ऑन ब्राह्मण। इन्होंने एक टैक्स जो ब्राह्मण्स के ऊपर लगाया वो जजिया था। अब ये बोलोगे कि सिर्फ ब्राह्मण्स के ऊपर लगाते थे, बहुत बुरे थे, सबके ऊपर लगाना चाहिए था। बिल्कुल सही जवाब है कि आप ये क्या था कि अलग अलग टैक्सेस लगाए थे सबके ऊपर अलग अलग टैक्स लगाते हैं। हम लोग इनकी टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे और टैक्सेस का नाम याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जो इन्होंने टैक्सेस जो ला देते लोगों के ऊपर, अलग अलग कम्युनिटी के ऊपर, वो देखिएगा यहाँ पे। ठीक, तो हम वो टैक्सेस के बारे में पढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम उन्हें देखते हैं। अब देख रहे होंगे कि आपको दिख रहा होगा कि कितने टैक्सेस थे।
4 टैक्सेस आपको दिख रहे होंगे। ही कलेक्टेड 4 इंपॉर्टेंट टैक्सेस। अब उन टैक्सेस के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये चारों टैक्सेस थे क्या। पहला था खरज। खरज क्या है भाई? खरज तो हमने सुना था, खरज क्या है? खरज ये है कि जो भी आप उगाते हो, मतलब किसानों के ऊपर था बेसिकली, कि जो भी आप खेती करते हो उसमें से अगर 10 केजी करते हो तो 1 केजी किसका होगा? फिरोज शाह तुगलक का होगा, मतलब डायनेस्टी की होगी, राजा का होगा। मतलब इतना हमें टैक्स चाहिए। अगर आप 10 केजी वीट उगाते हो अपने खेतों में तो हमें 1 केजी दे देना। लोग बोले कोई दिक्कत नहीं, देंगे, बिल्कुल देंगे, अच्छी बात है। अगर देखिए कि इतना टैक्स लोगे तो सब खुशी खुशी देंगे, कोई चोरी करनी नहीं चाहेगा। अब ये बोलोगे सर टैक्स देना क्या सही बात है? हाँ भाई, टैक्स मोनार्की में भी है, डिक्टेटरशिप में और ज़्यादा है, और डेमोक्रेसी में भी है। टैक्स नहीं दोगे तो गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ नहीं करती है। गवर्नमेंट काम वगैरह थोड़ी करती है। फिर बोलोगे सरकारी नौकरी भी चाहिए, हम टैक्स भी नहीं देंगे, तो टैक्स देना पड़ता है। देश आपके टैक्सों से चलती है, ठीक। तो टैक्स हर समय लिया गया है, ये भी लेते थे बहुत अच्छे तरीके से, मतलब कायदा बना दिया था कि इनसे इतना टैक्स लेना। जबरदस्ती नहीं गए दुकान पे, अरे टैक्स निकालो, जितना है तुम्हारे पास हमको दे दो, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक। एक रेगुलर वे में इन्होंने बनाया था, मतलब कि एक प्रोस्पेक्टस बना दिया था टैक्सेस का, उस तरीके से ये टैक्स को वसूलते थे। अब सेकेंड आता है खम्स। ये क्या है भाई? खम्स है कुछ, देखते हैं इसके बारे में। खम्स है क्या? 1/5 ऑफ द वार बूटी। बीट पे बूटी सुना था, ये वार बूटी क्या है भाई? देखो, वार में लूटी गई जितनी भी चीजें थी, अगर आप वार में जा रहे हो, सोल्जर हो, तो वहां पे जो खजाना होता है, मतलब किसी जगह पे हमने वार किया, अगर हम जीत गए तो उन सारी जगह पे जो कीमती चीजें होती है उसके उठा कर लाते हैं। अब राजा साहब तो जाते नहीं, हम भी चुनेंगे, हम भी चुनेंगे, ऐसा नहीं होता है। ना ही वजीर साहब जाते हैं। तो जो भी वहाँ के सल्तनत के लोग होते हैं, सोल्जर होते हैं, वो सामान को उठाते हैं। उठाने के बाद क्या होता है? राजा को देना होता है। अगर मान लीजिए कि 5 केजी अगर गोल्ड उठाकर लाता है तो उसको 1 केजी राजा को देना होता है, ठीक। अच्छी बात है, क्योंकि फ्री की चीज़ है, इसमें राजा ज़्यादा ही लेगा। जो वहाँ पे 10:1 था, यहाँ पे 5:1 है। अगर ये 10 केजी लाता है तो इसको 2 केजी राजा को देना पड़ेगा सोने में से। आप बोलोगे सर किसानों के साथ ऐसा क्यों करते? भाई किसान मतलब उनका जो सामान है मेहनत से उगा रहे हैं, ये तो जान, अरे ये भी तो लड़ने जाते हैं अपने जान की, अरे तो सोल्जर हो, उसका पेमेंट तो मिलता है, ये तो बोनस है तुम्हारा, ठीक। थर्ड जो ब्राह्मण्स के ऊपर लगाया था जजिया, जो बेसिकली होता है नॉन मुस्लिम के ऊपर लगता था। मेडिवल एज में जो मुस्लिम रूलर हुआ करते थे वो जजिया वगैरह ये लगाते थे, ये नॉन मुस्लिम के ऊपर ही होता था। तो ये जजिया आपके बारे में पता है, पोल टैक्स होता था। और लास्ट आता है जकात, ये मुस्लिम के ऊपर होता था और अभी भी है। जो जकात होता है इस्लामिक लॉ के हिसाब से आपको जकात देना होता है। जितनी भी आपकी आमदनी है उसमें से 2.5% आपको गरीबों के बीच तस्कीम करनी होती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। ये 4 टैक्सेस थे, समझ में आ गए आपको? पहला क्या था? खरज, दूसरा क्या था? खम्स, तीसरा क्या था? जजिया, चौथा क्या था? जकात। खरज जो था किसानों के लिए था, खम्स जो था वो वार बूटी था, मतलब वार में से जो लूटे गए गनीमत, मतलब जो भी लूट रहे हो उसमें से 5:1 के रेशियो में आपको देना होता था। किसको? सल्तनत को। थर्ड क्या है? जजिया, जो नॉन मुस्लिम के ऊपर लगता था। फोर्थ क्या है? जकात, जो मुस्लिम के ऊपर लगता था, ठीक। उस टाइम का रेशियो मैंने बताया, अभी की परसेंटेज मैंने बताई 2.5%। ओके, हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए कि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। काम तो भाई इनका, अभी हम लोग देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक में देख रहे थे सिर्फ पैसे की बर्बादी हो रही है, इसमें देख रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे काम हो रही है। बिल्कुल आपको नजर आता होगा कैसे चल रही है ये सब सारी चीजें। अब हम देखते हैं कि फर्क साफ है, ठीक। अब देखते हैं, ही कंस्ट्रक्टेड वेल्स, ब्रिज, डैम्स एंड ऑल्सो डग मेनी कनाल्स। देखो पानी की भी, पानी का जो है ना अभी भी चलते, हर घर जल, नल हर घर, ऐसे कुछ स्कीम चल रही है पानी की, मतलब कि हर घर में जल पहुंचेगा नल के थ्रू। ये अभी स्कीम ला रहे हैं। मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने ये बहुत पहले ये काम कर दिया था। उन्होंने पानी की फैसिलिटी सारे घरों तक, सब तक पहुंचा दिया था, सबके खेतों तक पहुंचा दिया था। इन्होंने कुएं खुदवाए थे। अब भाई अभी नल है तो अभी नल बन रही है, उस टाइम कुएं से पानी आते थे तो कुएं बनते थे, इन्होंने कुएं भी बनवाए। अब मान लो कि जो पानी बह रही है, अभी जो ओवर ब्रिज बन रही है, उस टाइम इन्होंने ब्रिजेस भी बनवाए थे। जो भी चीजें चल रही थी, घोड़े चल रहे थे, हाथी चल रहे थे, ठेले चल रहे थे, बैलगाड़ियां चल रही थी, उन सब के लिए इन्होंने ब्रिज बनवाया।
डैम्स भी बनवाया है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, डैम्स आपको दिख रही होगी, ज़्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी तस्वीर है, ठीक। तो ये डैम्स भी बनवाए इन्होंने और कनाल्स भी खुदवाए, जो खेतों तक पानी आसानी से पहुंच जाए, तो ये कनाल्स भी बनवाए। अब क्या है कि जो डैम्स आपको दिख रहे हैं, कनाल्स दिख रहे हैं, इसके बारे में हम लोग एक अच्छी सी टॉपिक बनाएंगे जब जियोग्राफी पढ़ेंगे, उसमें जो मेजर डैम है इंडिया की और कनाल्स भी है जो नदियों के ऊपर है, कौन कौन सी नदियों के ऊपर है, तो वो सारी चीजें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ही इम्पोज टैक्सेस ऑन वाटर। अब क्या है कि जो इतनी सारी चीजें किए उसके ऊपर टैक्सेस भी तो लोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्च हो गया, तो खर्च तो निकलना भी चाहिए। जैसे क्या है कि रोड जब अच्छी होती है, अच्छी रोड पे आप टोल पे करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, हम अच्छे से सफर करके आए, हम पे कर सकते हैं। यही भी यही था कि अगर पानी बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरा आसानी से मिल जा रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है पैसे को पे करने में। जाहिर सी बात है ना कि अगर आप कहीं पे भी जाते हो, अगर वहाँ पे टैक्स लगता है, पेमेंट लगती है, जैसे पार्क में बैठते हो, अगर उसमें टिकट हो और बैठने की सुविधाएं अच्छी हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्री वाले में जाते हो, लड़ते फड़ते, मतलब कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे गड्ढे हो, गिर जाते हो, नगर पालिका वाली स्टोरी बन जाएगी आपके साथ। तो ऐसा ना हो तो आप टैक्स पे कर सकते हो। उन टैक्सों का नाम क्या था? हक़ शराब और एक हासिल शराब। अब ये बोलोगे ये कैसी टैक्स थी जिसमें शराब शराब सर है, या पानी पिला रहे थे या शराब पिला रहे थे? देखो भाई, शराब का उर्दू में मतलब होता है कोई भी लिक्विड वाली चीज, यहाँ पे जो शराब है वो वाटर को डिनोट कर रही है। आगे बात समझ में, ठीक। यही चीजें थी, इन्होंने बहुत ज्यादा काम की थी वाटर फैसिलिटी में भी, ठीक। तो चलती है वाटर डेवलपमेंट की कभी भी बात आएगी, फिरोज शाह तुगलक में आप टिक मार देना का डैम वगैरह बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कराए थे इन्होंने। नेक्स्ट आते हैं पॉलिसी ऑफ फिरोज शाह। उस टाइम से उनका काम देख रहे हैं तो आप देख लेते हैं कुछ पॉलिसी वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लिया हमने। तो ये और ज्यादा क्या क्या इन्होंने काम कराया, काम बहुत कराया था ये इंसान ने, क्योंकि बहुत खुशहाली से इनकी टेन्यूर चल रही थी, तो इन्होंने काम भी बहुत मजे में कराए थे। ही एस्टैब्लिश हॉस्पिटल, इन्होंने हॉस्पिटल भी बनवाए। देखो भाई, पानी भी पिलवाया, फिर हॉस्पिटल भी बनवाते हैं। बहुत अच्छी सरकार है भाई, बहुत अच्छी सरकार आप बोल सकते हो। और इस हॉस्पिटल का उस टाइम नाम था दारुल सफा, दारुल सफा, ठीक। तो आपको याद क्या करना है कि दारुल सफा हॉस्पिटल का नाम है। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि दारुल सफा मेडिकल हिस्ट्री में किसने बनवाया, तो फिरोज शाह तुगलक। हॉस्पिटल को क्या बोलते हैं? दारुल सफा। मैरिज ब्यूरो भी इन्होंने बनाया, उसका नाम इन्होंने क्या दिया? दीवाने खैरात, दीवाने खैरत, खैरात नहीं खैरत, दीवाने खैरत, इन्होंने मैरिज ब्यूरो का नाम दिया। इनके टाइम में दीवाने खैरत भी बनी, मैरिज ब्यूरो भी बनी, गरीबों का बहुत इसमें भला हो सकता है। अभी इन्होंने क्या किया? फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया। जो गरीब थे, मतलब जिनको पैसे की जरूरत थी, उसको मदद भी करते थे पैसों के साथ। मतलब कि ये सब सारी चीजें फैसिलिटी भी तो देते थे। साथ साथ क्या होता है, कभी किसी की बेटी की शादी होगी या कभी किसी का तबियत खराब हो गई या किसी भी बहाने खेती करने में भी पैसे की जरूरत पड़ गई तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते थे, जिसका नाम दिया था दीवाने इस्तीबकाक, दीवाने इस्तीबकाक इन्होंने नाम दिया उसका। मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब तीनों उर्दू टर्म या पर्शियन टर्म जो भी टर्म है उसको आपको याद कर लेना है, ये सब सारे टर्म। अब ये देखिएगा दारुल सफा हॉस्पिटल आपको दिख रही होंगी, नर्सेस हैं, डॉक्टर हैं और ये सब सारे पेशेंट जो सोए हुए हैं। बहुत क्लियर नहीं होगा, मतलब कोशिश कीजिएगा आप देखने की कि हमने एक तस्वीर लगाई है जो हमें मिली है। अब आते हैं मोर अबाउट फिरोज तुगलक। अब क्या है कि कुछ और भी जान लेते हैं कि इनके इतने भी काम हुए, तो कामों को एक जगह तो बयां किया गया होगा, तभी तो हम आपको बता रहे हैं कि इतने काम हुए हैं। नहीं तो हम कौन सा उस टाइम से देखने गए थे कि इन्होंने ये बनाया वो बनाया, कहीं ना कहीं से हमने भी पढ़ा है, जाना है, देखा है, सुना है, ये सब सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। अब क्या है कि इनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी, मतलब कि इन्होंने एक खुद किताब लिखी थी जिसमें अपनी सारी जो इनकी सल्तनत की टेन्यूर था उस सब सारे का उसमें जिक्र किया। फतूते फिरोज शाही, फतूते फिरोज शाही मतलब इनकी बुक है, ऑटोबायोग्राफी है। बुक एंड ऑथर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको टिक कर लीजिए। ओके। ही पेट्रोनाइज स्कॉलर जियाउद्दीन बरानी, जियाउद्दीन बरानी को ये फॉलो करते थे, जो एक स्कॉलर थे, सूफी बोल सकते हो कि एक स्कॉलर, बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनको उनसे ये बहुत ज्यादा पैशनेट हुए थे, उनको फॉलो करते थे, जियाउद्दीन बरानी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक के टेन्योर में कौन से स्कॉलर का जिक्र किया होता, चाहे फिरोज शाह तुगलक जो थे किससे पेट्रोनाइज थे, तो जियाउद्दीन बरानी। आगे बात समझ में। अब देखते हैं ड्यूरिंग हिज पीरियड सेवरल संस्कृत बुक, इनके टाइम में अब सेकुलरिज्म भी इनकी थोड़ी बहुत शो हो रही है। इनके टाइम जो संस्कृत की कुछ बुक थी उसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। साइंस और आर्ट्स की बुक थी और मेडिसिन की, मेडिसिन मतलब कहे जाने आयुर्वेदिक जो भी चीजें थी यहाँ पे संस्कृत किताबों में बहुत पहले से जो था, गुप्ता और मौर्य पीरियड में आपने देखा होगा, उन सब सारी किताबों को इन्होंने ट्रांसलेट करा पर्शियन लैंग्वेज में। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या होता है कि एक किताब है कुतुब फिरोज शाही, जिसमें फिजिक्स से लेकर थोड़ा सा डिस्कस किया गया। तो फिजिक्स से रिलेटेड कोई बुक का नाम पूछेगा फिरोज शाही के बीच में, तो कुतुब फिरोज है। कुतुब फिरोज में इन्होंने फिजिक्स का डिस्कशन किया, तो इनके टाइम में भी फिजिक्स थी, आप ये समझ सकते हैं। आगे बात, इतनी किताबें थी,
और एक स्कॉलर थे, इनके बारे में हमने देख लिया। अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग छोड़ के मत आइएगा, करके आइएगा। देन क्या होता है कि एंड ऑफ तुगलक डायनेस्टी। एंड ऑफ तुगलक डायनेस्टी खत्म कैसे होती है? क्योंकि क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक के बाद जो भी यहाँ के राजा बनते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, मतलब कि उसमें इतनी कुवत नहीं होती है कि वो अच्छे से चला सके। एक बुरा हाल था ही, उसी में तैमूर भी आ जाता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। द सक्सेसर ऑफ फिरोज वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटेंट। अब क्या होता है कि जो उसके बाद जो सक्सेसर होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, वो मतलब कि डायनेस्टी को अच्छे से रन नहीं कर पाते हैं, मतलब कि उनसे उनकी जो कंपटीशन थी जो फिरोज शाह से थी उस टाइप से ये रन नहीं कर पा रहे थे। देन क्या होता है कि बाय द एंड ऑफ 14th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द टेरिटरी बिकेम इंडिपेंडेंट। जब क्या होता है कि 14वीं शताब्दी तक इनके जो ज्यादा जगह होते हैं, ज्यादा एरिया होते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब बागी रेबल जो थे बहुत ज्यादा निकल रहे थे, अलग अलग अपने इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए जा रहे थे, तुगलक डायनेस्टी से सब हट रहे थे। बाद में क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि इनके पास सिर्फ पंजाब और दिल्ली बच जाती है। पंजाब और दिल्ली में ये लोग बैठ के रूल करते हैं, बाकी सारी जगह इंडिपेंडेंट हो गई है। ये बहुत बड़ा मसला हो गया था तुगलक डायनेस्टी के लिए। अब कहते हैं तैमूर इन्वेंशन। अब क्या हुआ कि ये गरीबी में आटा गीला हो गया इनके साथ, कि तैमूर भी इसी में आ गया। तैमूर के बारे में आपने सुना होगा, तैमूर और चंगेज खान पे हमें कल एक से वीडियो बनाएंगे। तैमूर जो था मतलब कि बोल सकते हो कि एक टाइप का उनका वंशज ही था चंगेज खान का। वो मतलब कि सेंट्रल एशिया में वो अपना रूल कर रहा था, तुर्की और की साइड में ये अच्छी इसकी पकड़ थी। अब ये क्या करता था, ये आता था सामान को लूट कर चला जाता था, मतलब कि इस तरीके से इसने हमला किया मतलब तुगलक डायनेस्टी के टाइम में कि पूरा सल्तनत जो था उसने बिगाड़ कर रख दिया, निजाम बिगाड़ कर रख दिया, सारी चीजें लूट ली, फसल को जला दिया, मतलब लोगों को बहुत हार्म पहुंचा। उसको रूल नहीं करना था, उसको सिर्फ जो यहाँ की वेल्थ थी उसको उठाकर अपने साथ ले जाना था। द फैबुलस वेल्थ ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड हिम, मतलब कि तैमूर को किसने अट्रैक्ट किया? किसी की सल्तनत ने अट्रैक्ट नहीं किया, उसको यहाँ का वेल्थ ने अट्रैक्ट किया। सोने की चिड़िया को उड़ा ले गया पहले ही। अब समझ सकते हो कि इंडिया कितना अमीर था कि कुछ ये ले गया, इसके बाद कुछ सल्तनत आते हैं वो भी ले जाते हैं, फिर जो ब्रिटिश आते हैं वो क्या क्या ले जाते हैं, जो बचता है वो भी ले जाते हैं। तो हमारे पास बचा ही क्या है? कुछ नहीं बचा है। अब क्या है कि हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो 98 में हमारे ऊपर अटैक किया था, मतलब हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया था। ये 1398 तैमूर आता है, इन्वेट करता है, इसमें बहुत बुरा हाल कर देता है इंडिया का। इसमें तुगलक डायनेस्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, बट तुगलक को नुकसान होता है, बट बाकी जो सल्तनत आने वाली है दिल्ली सल्तनत में उनका फायदा हो जाता है, क्योंकि उनको मौका मिल जाता है एंट्री लेने का। इन 1398 तैमूर मिस्टीरियस सेक्ट एंड प्लंडर्ड दिल्ली एंड कॉज द इनहेलेशन ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। ये क्या होता है कि बहुत बुरे तरीके से, बहुत मतलब कि जिसको उम्मीद नहीं थी उस तरीके से इसने अटैक किया। कहाँ पे? हमारे इंडिया में, जिसकी उम्मीद तुगलक डायनेस्टी नहीं लगा रखी थी। और यहाँ पे क्या होता है कि उसने तुगलक डायनेस्टी को बहुत बेकार कर दिया था, मतलब टूटने पे मजबूर कर दिया जाता है। दे वर फाइनली ओवरथ्रोन बाय देयर फॉर्मर गवर्नर ऑफ मुल्तान। अब क्या था कि इनके समय में, तुगलक के समय में जो खिज्र खान थे, खिज्र खान जो थे ये मुल्तान के क्या थे? गवर्नर थे। इसकी जो मिलान हो जाती है तैमूर से हो जाती है। तैमूर जो होता है इसको अपना डिप्टी बना देता है, मतलब कि इन्वेट करके इंडिया को जाता है बुरे तरीके से। तो खिज्र खान को बोलता है कि तुम यहाँ के डिप्टी होगे, मतलब मेरे जानिब से तुम यहाँ पे रूल करोगे, देखोगे। अब क्या होता है कि ये मौके के तलाश में क्या होता है, 20 मई 1414 में गद्दी पे बैठ जाता है। गद्दी पे कहाँ के? दिल्ली के गद्दी पे खिज्र खान बैठ जाता है और सईद डायनेस्टी का स्टैब्लिश हो जाता है, राइज ऑफ सईद डायनेस्टी। अब क्या होता है, मार्कर जो खिज्र खान है, तो इतना पता चल गया कि जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे खिज्र खान और सईद डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो तुगलक डायनेस्टी हो जाता है वो एंड हो जाता है। तो आज के लिए इस एपिसोड के लिए इतना ही। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू।